अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्र, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, जो मणिपुर में हुआ, फिर हरियाणा में हुआ और इस कुछ और जगहों पे मैं आपको बताऊंगा आगे। इस पे मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई। आई वॉज एक्सपेक्टिंग, आई वॉज वेटिंग कि ये सब होगा। क्यों, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। पहले ज़रा थोड़ा एक दो वाक़यात आपके सामने हिस्ट्री के हिसाब से रखने होंगे कि देखें, बात दरअसल ये है कि जब तुर्कों ने खिलाफत उस्मानिया ओटोमन एम्पायर कायम की तो उन्होंने वही इस्लामी दरिंदगी कंटिन्यू की जो कि इस्लाम की परंपरा रही है कि जो लश्कर जाते थे वो किस तरह बेदर्दी से लोगों की ज़िंदगियां ख़त्म करते थे और बर्बाद करते थे। इनका ज़्यादा टारगेट ईस्ट यूरोप था। पहले इन्होंने यहाँ पे जॉर्जिया, आर्मेनिया ये सब कर लिया, सऊदी अरब तक आ गए, इसके बाद रुक गए क्योंकि इसके बाद भी इस्लामिक सल्तनत थी। नॉर्थ अफ्रीका ले लिया इन्होंने, सब कर लिया, बाकी इस्लामिक आ गए। ईरान था, फिर इंडिया था, तो वहाँ पे भी इस्लामिक गवर्नमेंट थी। अब ये यूरोप की तरफ बढ़े। यूरोप में वही करते थे जो करते आए हैं इस्लामिक लश्कर थ्रू आउट हिस्ट्री। आदमियों को मार देते थे, लड़कियों को और औरतों को सेक्सलेस बना लेते थे और छोटे लड़कों को गुलाम बनाते थे, मुसलमान बनाते थे और उनको फ्यूचर टेररिस्ट यानी मुजाहिद बनाते थे आपको, और इनको फिर इंडिया भेजते थे। अगर आप देखें ना, इंडिया में जितने भी तुर्किश ओरिजिन के गुलाम आए हैं ना, वो एक्चुअली गुलाम होते थे जिनको जागीरें दे के भेज दिया जाता था। सुबक्तगीन, अलप्तगीन, रज़िया सुल्तान, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक, ये सब गुलाम थे जो ईस्ट यूरोप के बच्चे थे जिनको मुसलमान करके यहाँ भेजा था। और इंडिया के लोग, चूँकि उनकी जो लीडरशिप थी, एक फ्यूडलिस्टिक सोसाइटी थी ब्रिटिश इंडिया में, तो अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ इलाकों के राजों, महाराजाओं, जागीरदारों को अपना गुलाम बनाया हुआ था, जिसके ज़रिए नीचे आवाम, पब्लिक गुलाम बनी हुई थी। और जब खिलाफत उस्मानिया टूटी तो दुनिया में कहीं किसी देश में इसके खिलाफ मूवमेंट नहीं आई कि इसको वापस कायम करो। खिलाफत मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में आई, सिर्फ और सिर्फ ब्रिटिश इंडिया में। और इसको चलाने में मोहम्मद अली जौहर, शौकत अली और ये सब तो थे ही थे, अपने गांधी नेहरू भी थे, वो भी इसको सपोर्ट कर रहे थे, रिवाइवल ऑफ खिलाफत उस्मानिया। ये जहालत की इंतहा थी आम आदमी की, और जो लीडरशिप थी उनके बिकने की। कई चीज़ें थीं जो मैं अब डिटेल में, आपको सबको पता ही है कि किस तरह गांधी ने कहा कि मुसलमानों का पहला हक है, नेहरू ने कहा, गांधी ने कहा कि आपको मुसलमान मारे भी तो आप चुपचाप मर जाओ, उफ तक ना करो, ये वो, ये सब चीज़ें मौजूद हैं। आज़ादी हिंदुस्तान के बाद सारी एजुकेशन मिनिस्ट्री भी उन मुसलमानों को दी जो पाकिस्तान बना बैठे थे। यही आज के इंडिया के मुसलमान जो हैं, यही तो थे पाकिस्तान बनाने में आगे आगे। अजीज दोस्तों, ये थोड़ा सा हिस्ट्री पे मेरा एक वो था, एक छोटी सी चीज़ आपके साथ शेयर करके मैं आता हूँ हरियाणा, मणिपुर वगैरह पे। खालिद उमर भाई हमारे बहुत ही मोहतरम दोस्त हैं, हमारे गुरु मैं उनको मानता हूँ। उनका जो लेख होता है ना, लोग मुझे तो कहते हैं कि मैं भक्त हूँ, मैं रामदास हूँ, मैं शिव जी का भक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं क्या हूँ। खालिद जी तो बाकायदा उनकी स्टडी इतनी गहरी है कि वो चीज़ें लाते हैं। अभी खालिद जी ने एक लेख लिखा है कि नोलन की जो ओपन हैमर है उसमें सेक्स सीनों में भगवत गीता को रखा गया था और उसकी बेहुरमती की गई, और ये इनफ मटेरियल था हिंदुओं के जज्बात को, सेंटिमेंट को हर्ट करने के लिए। लेकिन हमें इस वाक़े से एक सबक मिलता है कि कहीं कोई सिनेमा जलाया गया,
कहीं कोई हिंदुओं ने, अमेरिका में इतने हिंदू हैं, उन्होंने किसी ऐसी फिल्म से एसोसिएटेड कोई उसके ऊपर अटैक किया, या भारत में कहीं कोई वायोलेंस इसके खिलाफ हुआ? एहतजाज किया, सोशल मीडिया पे किया, सब कुछ किया, लेकिन पढ़े लिखे सिविलाइज्ड लोगों की तरह। अब मैं आपको ले चलता हूँ, खालिद भाई कह रहे हैं कि अब मैं आपको ले चलता हूँ 7 जनवरी 2015। चार्ली हेब्दो ने एक कार्टून बनाए प्रॉफिट मोहम्मद के। 7 जनवरी 2015 सुबह 11:30 बजे 2 फ्रेंच नेशनल कन्वर्टेड, मतलब जो ओरिजिनली मुसलमान थे, फ्रांस आके उन्होंने फ्रेंच नेशनलिटी हासिल की थी, सईद और शरीफ कुशी, और चार्ली हेब्दो के ऑफिस में घुसते हैं लेटेस्ट वेपन्स के साथ पेरिस में, और फायरिंग करके 12 लोगों को मार देते हैं, 11 लोगों को जख्मी करते हैं। उन मुसलमानों की सेंटिमेंट हर्ट होती है तो वो ये करते हैं, और हिंदुओं की सेंटिमेंट हर्ट होती है तो ये करते हैं। खालिद भाई कहते हैं सिर्फ मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ 2 धर्म के, मज़हब के मानने वाले लोगों का रहन सहन, सोच, तरीका है ज़िंदगी। उन्होंने कहा कि मुझे लोग एथेइस्ट कहते हैं, तो बोले मुझे इसकी परवाह इसलिए नहीं है कि मैं बेवकूफ़ों की तरह 5 टाइम दिन में अपना पिछवाड़ा उठा के उस अनदेखे खुदा की तरफ सजदा नहीं कर सकता, जो ये कहता है कि पूरी दुनिया को बर्बाद कर दो तो मैं तुम्हें मरने के बाद जन्नत दूंगा। इबादत करना खुदा के सामने अच्छा है, शैतान के सामने अच्छा नहीं है। समझदारों के लिए ये समझ आनी चाहिए। और छोटी सी एक चीज़ के हिंदुओं पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गौमूत्र, तो सही बुखारी की हदीस नंबर 5686 है कि ऊँट के पेशाब में शिफा है। प्रॉफिट मोहम्मद ने कहा है कि ऊँट की पेशाब बीमारियों का इलाज है। हैविंग सेड दैट, अजीज़ दोस्तों, हरियाणा जाने से पहले ज़रा शशि तरूर भाई की आधे मिनट की वीडियो आपके सामने रखना चाहूँगा। Foreign policy, I think, by and large, and I used to be a critic at the beginning of the Modi administration of some of their failings, but I think they've really touched all the bases reasonably well. I mean, I remember the first year of Mr. Modi's prime ministership, he traveled to 27 countries, and not one of them was an Islamic country, and I made a bit of a fuss about that as a Congress MP and as a voice in the public space, and I'm delighted to say that what he's done subsequently in outreach to the Islamic world has been exemplary. In fact, it could not be bettered. We have outstanding relations with major Muslim countries, particularly in the Gulf, the UAE, Saudi Arabia, and so on. And that's something which I think is to the credit of India and of the government. So I'm not going to take that. I mean, I'm happy to take back my earlier criticism. Okay. अजीज दोस्तों, हरियाणा, मणिपुर, इससे पहले पंजाब में कोशिश की गई हिंदू सिख इशू कराने की, वहाँ पे मणिपाल और ये और वो और पूरी दुनिया में जो खालिस्तानी थे उन्होंने भड़काने की कोशिश की, कम्युनल, ये सब चीज़ें अचानक नहीं हुई। और मैं ये भी बता दूं कि इसमें टोटल कम्युनिटीज़ का भी कोई रोल नहीं है। ये बाकायदा एक सिस्टमेटिक कोशिश है। आप ज़रा टूल किट को गौर करें इसकी। देखें, जॉर्ज सोरोस ने अभी कुछ महीनों पहले क्या कहा था कि 2024 से पहले हमें इंडिया में तब्दीली लानी है, 2024 में हम मोदी को जीतने नहीं देंगे। क्या ऐसा करेंगे कि मोदी जी हार जाएं? क्या ऐसा करेंगे कि बीजेपी हार जाए? डेवलपमेंट वर्क पे कोई बीट कर ही नहीं सकता बीजेपी की 9 साल की परफॉर्मेंस को। जो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है, जो डिजिटलाइजेशन है, जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट है, जो फॉरेन पॉलिसी है, जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आम आदमी का रहन सहन जो तब्दील हुआ है, आप ऐसे ही वो ना करें। आप 2014 से आज के इंडिया को कंपेयर करके देख लें।
जब इन सब चीजों में बीट नहीं कर सकते, और फिर आज से साल 1.5 साल पहले से 2014 से 2022 तक का आप देख लें, कोई कम्युनल हिसाब किताब भी नहीं था, कोई हिंदू मुस्लिम झगड़े नहीं होते थे, कोई कुछ नहीं। अचानक आप ये देखें कि लास्ट 1 साल 1.5 साल से जब भी हिंदुओं का कोई रिलीजियस फेस्टिवल आता है या कोई जुलूस हिंदुओं का निकलता है, गणपति जी के लिए निकले, राम जी के लिए निकले, हनुमान जी के लिए निकले, पथराव शुरू होता है। पूरी कम्युनिटी तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होती ना, मस्जिद के ऊपर पत्थर के ढेर रख के वेट कर रहे होते हैं। मोडस ऑपरेंडी यही हरियाणा में हुआ। ये बाकायदा एक साजिश है। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान में बलोचिस्तान में एक जंग चल रही है, बाकायदा बलोच पंजाबी वॉर चल रही है। पाकिस्तान में शिया सुन्नी वॉर चल रही है। पाकिस्तान में एक्सट्रीमिस्ट सुन्नी फैक्टर तालिबान बरेलियों से लड़ रहा है, मर रहा है, बम धमाके कर रहा है। कभी आपने कहीं इंटरनेशनल उसमें कम्युनल वायलेंस पाकिस्तान में हो रहा है, पाकिस्तान कम्युनल उसमें डिवाइड हो गया है, ये है वो है, सुना है? लेकिन यहां पे फौरन शुरू हो जाते हैं और फिर उसको रंग क्या देते हैं? मस्जिद जला दी गई, इमाम मस्जिद को मार दिया। अरे भाई, मस्जिद जला दी, इमाम मस्जिद को मार दिया। प्रदीप शर्मा बजरंग दल, नीरज गार्ड, गुरु सेवक गार्ड, शक्ति शॉप ऑनर, अभिषेक बजरंग दल, ये 5 हिंदू मरे हैं और एक मौलाना इमाम साद का पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है कि मौलवी को मार दिया, मस्जिद जला दी। ये कहीं नहीं लिख रहे कि हिंदुओं का एक वो जा रहा था जुलूस, किसी को मारा नहीं, कुछ नहीं किया, उस पर पथराव कर दिया। क्यों भाई? इसलिए कि मुसलमानों का इलाका है, मेवात है। मुसलमानों ने भाई 47 में अपना इलाका अलग ले लिया था। मुसलमानों ने अपना इलाका वहां पे ले लिया था। यह मुसलमानों का कोई इलाका नहीं है। मुसलमानों का पूरा देश है। अगर यहां पे जो लीगली रह रहे हैं, ठीक है, उनका देश है, लेकिन यह कहना कि हमारा इलाका है, तो फिर तो भाई बात लंबी दूर तक जाएगी फिर, क्योंकि फिर यह हिंदुस्तान है, वो पाकिस्तान है और अब बांग्लादेश भी है। तो तुम लोगों के लिए अलग, तुम लोगों ने मूवमेंट चलाई थी ना, सिंधियों ने चलाई थी, ना बलोचों ने, ना पश्तूनों ने, ना पंजाबियों ने, किसी ने नहीं चलाई थी मूवमेंट। सारी यूपी, सीपी, बिहार, बंगाल इधर उधर से चली थी। जाओ फिर उधर, क्या कर रहे हो? वेस्ट बंगाल में, आसाम में आतंक फैला रहे हो। अगर इस तरह से है तो फिर मुसलमानों का वो देश है भाई, उधर जाओ। लेकिन अगर तुम लोगों ने इधर ऑप्ट किया है तो फिर इंसान के बच्चे बन के रहो। लेकिन ये एक साजिश है, ये इंटरनेशनल साजिश है। देखें, कमजोरी हिंदुस्तान की सरकार की भी है। अभी योगी जी ने कदम उठाया, योगी जी ने वेस्ट यूपी में हजारों रोहिंग्या मुसलमानों को जो इलीगली रह रहे थे यूपी में, उनको गिरफ्तार किया है। आसाम में भी मूवमेंट चल रही है। कितना आसान है भारत में घुस जाना, भारत में आधार कार्ड बना के रह जाना मजे से। मामूली मिसाल ले लें कि ये सीमा हैदर आई है पाकिस्तान से भाग के अपने आशिक के पास, 4 बच्चों की मां, कितनी आसानी से नेपाल से होती हुई आगे, बगैर वीजा के, बगैर किसी चीज के। जासूस है नहीं है, ये मेरा मसला नहीं है, ये इंडिया की एजेंसियां देखें। लेकिन भाई साहब, वो इलीगल है। इलीगल को तो गिरफ्तार करके जेल में रखा जाता है, वो भी पाकिस्तानी नेशनल। जासूस नहीं है, चलें, इलीगल तो है ना, भारत में इलीगली एंटर हुई है ना, उसको फिल्मों की ऑफर हो रही है, उसको हीरोइन बना के रखा हुआ है, उसको मीडिया सेंसेशन बना के रखा हुआ है।
इतना खेल है भारत में आसानी से रह जाना यार, कोई सेंसेबल मतलब बात नहीं लगती मुझे कि कितना आसान है भारत में एक इलीगल आके रह रहा है, आबादी की आबादी भरी हुई है। दिल्ली में बाकायदा उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, फ्री सब कुछ दिया जा रहा है, घर बना के दिए जा रहे हैं, नहीं बना के दिए तो झोपड़ियां बना के रह रहे हैं, कोई पकड़ने वाला ही नहीं है। वेस्ट बंगाल भर गया पूरा बंगालियों से और रोहिंग्या से। आसाम और बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है। वो भाई साहब, मुसलमान बंगालियों ने अपने लिए अलग देश लिया था। मुस्लिम लीग की बुनियाद ही बंगाल में पड़ी थी, ढाका में। मौलवी अब्दुल हक बंगाली था जिसने बनाई थी मुस्लिम लीग, पहला प्रेसिडेंट था शायद। आज बंगाल में और उधर ममता लगी हुई है उनको पूरी अपीसमेंट, वोट बैंक के लिए सिर्फ इलीगल्स को सहारा बनाया हुआ है। उधर केजरीवाल धन धनाते फिर रहे हैं, इतना आसान है भारत में वो। तो भाई साहब ये फिर पॉलिटिकल, उसके लिए आप अंदाजा लगाएं कि ये देखें कि लालू प्रसाद यादव भारत के बदबूदार कैरेक्टर्स में से एक ये लालू का खानदान है। आप ये देखें कि मुसलमानों के अपीसमेंट के लिए ये क्या कर रहा है अपने घर में। कभी देखा है आप ऐसी कोई चीज करे हिंदुओं के लिए? हिंदुओं के इतने फेस्टिवल आते हैं, ये मुबारकबाद देना तक हराम समझते हैं कि दिवाली मुबारक हो आपको। ये कभी सुना है किसी मुसलमान कम्युनल लीडर से या मौलवी से? और हमारे हिंदू भाई क्या कर रहे हैं? तो फिर इन चीजों का इलाज तो आम आदमी को करना है ना। पकड़े ना भाई, जाके लालू प्रसाद यादव को बिहार के हिंदू जाके पकड़े कि भाई साहब ये क्या है ड्रामा तुम्हारा। हमें बिहार का ही कोई एक मुसलमान लीडर लाके बता दो जो दिवाली पे राम जी के सामने आके प्रणाम करता हो, या शिवरात्रि पे आके शिव जी के आगे हाथ जोड़ के खड़ा हो। तुम मुसलमानों से ज्यादा मुसलमान बनने की कोशिश करते हो। फिर ये भारत में कोई कानून है कि नहीं है, ये मुझे बता दें। अगर इस तरह ट्रेन पे आगे पूरा भागवा करके तो पूरा हिंदू मूर्तियां लगा के अगर आप चलाएंगे तो आप कहेंगे कि देखो भारत हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म। कोई रोकने वाला नहीं है भाई, कोई कानून वानून भी कोई चीज है? रेलवे है भाई, किसी मुसलमान के बाप की जागीर नहीं है ये। रेलवे को पूरा इस्लामाइज्ड कर रहे हैं। तो भारत में ये साजिश से हो रहा है। देखें, साजिश का मैं आपको एक बहुत ही गहरा पॉइंट बताता हूं। आज से 2 महीने पहले यूनाइटेड स्टेट्स कमेटी फॉर रिलीजियस माइनॉरिटीज ऐसा कुछ जो है, उसने वीज़ा मांगा था भारत से कि हमें आपके यहाँ माइनॉरिटीज़ के मामला देखने आना है। अफगानिस्तान नहीं जा रहे, पाकिस्तान नहीं जा रहे, ईरान नहीं जा रहे जहाँ माइनॉरिटीज़ का हाल ख़राब है, चाइना नहीं जा रहे, भारत से। भारत ने वीज़ा मना कर दिया, बहुत अच्छा किया। और यही एक फ़र्क है कि आप ना कहना सीखें। Europe is called a normative power. They have created norms and systems which they have convinced the world are the best. And so they will tell you how you should conduct your affairs. They will tell you whether you have transparency in your system or not. They will tell you whether you're liberal or not. उनको किसने मठाधीश बना दिया? उनके पास ना मिलिट्री है, उनके पास ना इकोनॉमिक पावर। We'll have to figure out our own way. And we are not the kind of nation, it is not in our strategic culture to intervene. I think the West has given itself the right to intervene everywhere and then justify. They created the United Nations. Then when it does not suit them, they don't even need the UN sanction. They make some other separate coalition and enter a country and say, okay, we are bringing democracy. We don't do that. We don't intervene. What we're doing right is that we are standing our ground. We refuse to be lectured by anybody else. It's taken a long time for us to stand up and say, boss, ये है, हमको ऐसे ही करना है. I think 15 years back, 10 years back, we would not have said this. अब क्या हुआ? अब ये हुआ कि आपको पता है अभी कुछ महीने पहले हमारे भारत में नए अमेरिकन एम्बेसडर आए। नए अमेरिकन एम्बेसडर के आने से पहले ही सोशल मीडिया पे उसके बारे में पूरा लोगों ने उसकी पुरानी वीडियोस वगैरह निकाल के कि वो कितना एंटी इंडिया मेंटेलिटी रखता था। मैंने उस वक्त भी सोचा वीडियो बनाने का, मैंने कहा चलो एक एम्बेसडर आ रहा है, क्यों इसको मामले को ख़राब करें। उसमें उसने कहा था कि मैं चाहता हूं कि भारत में अमेरिकन्स
लोकल लोगों के साथ कांटेक्ट बनाएं और उसके ज़रिए रिवॉल्यूशन लाएं, और इस टाइप की काफ़ी चीज़ें थी। आ गया वो। अब 1 अगस्त से 8 अगस्त तक अमेरिका का एक डेलीगेशन आया है भारत। यूएस एम्बेसडर एट लार्ज डॉक्टर गीता राव गुप्ता, ये अमेरिकन इंडियन है, ठीक है, लेकिन यूएस एम्बेसडर एट लार्ज है। गुजरात में G20 की मीटिंग हो रही है, अलायंस फॉर एम्पावरमेंट एंड प्रोग्रेशन ऑफ वीमेंस इकोनॉमी रिप्रेजेंटेशन, G20 एम्पावर के नाम से ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। आ रही हैं आप इस कॉन्फ्रेंस के लिए, इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड करें और निकल लें। क्या कर रही हैं? 1 से 4 तारीख तक गुजरात में रहेंगी, ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगी, और इसके बाद अपने डेलीगेशन के साथ, और डेलीगेशन देखें कितना लंबा चौड़ा है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्रेसिडेंट एट व्हाइट हाउस फॉर जेंडर पॉलिसी काउंसिल एंड स्पेशल एडवाइजर टू नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑन जेंडर रेचल वोगलसन, यूएस डेप्यूटी असिस्टेंट सेक्रेटरी फॉर साउथ एंड सेंट्रल एशियन अफेयर्स नैन्सी इंजो जैक्सन, यूएस कौंसल जनरल एट यूएस कौंसल जनरल मुंबई माइक हैंकी, यूएस एट सीनियर कोऑर्डिनेटर फॉर जेंडर इक्वलिटी एंड विमेन एम्पावरमेंट जेमिल बिग्यो, एम्बेसडर राव गुप्तास पार्टिसिपेंट। अब ये सारा पूरा डेलीगेशन आ रहा है। अगर आप G20 की कॉन्फ्रेंस के लिए आए, अच्छी बात है, निकल लें। नहीं, 4 तारीख को वो कॉन्फ्रेंस खत्म हो रही है, तो ये पूरा डेलीगेशन आ रहा है मुंबई, और मुंबई में प्राइवेट सेक्टर से मिलेगा और सिविल सोसाइटी और एनजीओ से मिलेगा। उसमें इंडिया में जेंडर इक्वलिटी की प्रायोरिटीज डिस्कस होंगी, एडवांसिंग वीमेन्स इकोनॉमी सिक्योरिटी होगी, dismantling systematic barrier to women's equitable participation in economy, gender digital divide को खत्म करना, preventing and responding to gender। आम आदमी से मिल रहे हैं, क्यों भाई? फिर कहाँ जाएंगे? फिर ये जाएंगे 7 अगस्त को बेंगलुरु, और वहां पे एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करेंगे, इंटरनेशनल एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस, और उसके बाद विमेन लीडर्स, सिविल सोसाइटी, एनजीओ ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह से मिलेंगे और यही सारी चीजों को डिस्कस करेंगी। क्यों भाई? आजाद देश है भारत, जहां डिक्टेशन ना लेने की बात हो रही है तो सरकार आंखें बंद करके बैठी है। भाई इन लोगों का काम क्या है? आम आदमी से मिलकर वो करना। जाए ना, अफगानिस्तान में हो रहा है सारा, जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, वहां औरतों का राइट ही नहीं है। जहां 20 साल आपने हुकूमत की है, वहां जाकर नहीं कर रहे। कहां कर रहे हैं? भारत में, जहां पे औरतों को एम्पावर किया जा रहा है। दुनिया जानती है कि भारत की औरत, महिला आज कहां से कहां पहुंच रही है। पाकिस्तान नहीं जा रहे, ईरान नहीं जा रहे, इधर आ रहे हैं। एनजीओ से मिलेंगे, क्या करेंगे? वही जो एम्बेसडर का ख्वाब था, अमेरिकन एम्बेसडर इन इंडिया जो नए आए हैं, उनका यही ख्वाब था। आप हिस्ट्री इनकी जाकर गूगल पे चेक कर लें कि वो क्या कहते रहे थे कि मैं ये करूंगा। वही जॉर्ज सोरोस क्या कह रहा था? जॉर्ज सोरोस का बेटा जो बाइडेन का बेटे का दोस्त है और हर दूसरे हफ्ते व्हाइट हाउस में बैठा होता है। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टोटली जॉर्ज सोरोस के साथ साथ चल रही है, इनकी एक ही पॉलिसी है। तो फिर भारत में ये सब होगा कि नहीं होगा? आए दिन हम देख रहे हैं, अचानक पिछले 1.5 साल तक तो कुछ भी नहीं था भारत में। अब क्या देख रहे हैं? इंडियन पुलिस ने पकड़ा, 2 पाकिस्तानी आदमी गिरफ्तार हुए। इसराइली हाउस है शबाद हाउस मुंबई में, जिसपे 26/11/2008 में हमला भी हुआ था। उस पर हमला करने के 2 पाकिस्तानी गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से एक्सप्लोजिव्स निकले हैं, ड्रोन इक्विपमेंट निकले हैं, लैपटॉप्स निकले हैं, अरबिक बुक्स निकली हैं, डॉक्यूमेंट्स फोन पे हैं, जिसमें शबाद हाउस मुंबई की पिक्चर्स हैं, जीपीएस का पूरा नक्शा है। पकड़ लिया गया।
टैंकर RDX से बड़ा 2 पाकिस्तानी गोवा कॉल आती है मुंबई पुलिस को कि ये पहुंच रहा है। अल कायदा एसोसिएट्स राजकोट से पकड़े गए। ये आपको पिछले 3-4 दिनों की खबरें बता रहा हूं सिर्फ। गुजरात एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने मंगल को 2 दिन पहले 3 सस्पेक्टेड अल कायदा ऑपरेटिव्स राजकोट से गिरफ्तार किए हैं। जमातुल मुजाहिदीन बांग्लादेश के ऑपरेटिव अब्दुल्ला तला के एजेंट थे, जिसको बांग्लादेश में काउंटर टेररिज्म एजेंसी ने कुछ दिनों पहले गिरफ्तार किया था। ISIS के यूनिट्स हैं केरला के कई डिस्ट्रिक्ट्स में। अलार्मिंग और डेंजरस सिचुएशन। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने डिस्कवर किया है अलार्मिंग पोजीशन कि ISIS टेररिस्ट एवरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में है। ये आशिफ एक माथिलाकम थ्रिसूर का रेसिडेंट है, उसको गिरफ्तार करके जब इससे इंटरोगेशन हुई तो उसने बताया आसिफ केरला के IS का की फिगर है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हो रहा है ये सब। तो फिर मणिपुर में कम्युनल वायलेंस, पंजाब में कम्युनल वायलेंस, हरियाणा में, यही तो चाहते हैं। और राना अयूब और अरफा खानम तो फिर निकली हुई हैं। डेडली कम्युनल वायलेंस फ्लेयर इन इंडिया ए मंथ बिफोर वर्ल्ड लीडर्स समिट। CNN। अरफा कि आपको इंडिया में रहना है तो मोदी एंड योगी कहना है। RPF कांस्टेबल ने वर्दी में 4 आदमी मार दिए। वो कह रही है कि इंडिया में रहना है तो मोदी योगी कहना है। इसका मतलब ये हुआ कि आप इंडिया में अगर मोदी योगी नहीं कहेंगे तो मारे जाएंगे और इसका जिम्मेदार मोदी योगी है। तो पूरी दुनिया में जितने मुसलमान टेररिज्म करते हैं, कन्हैया लाल का जैसे आपने गर्दन काट दिया अल्लाह अकबर कह के, तो कोई इतना बता दो कि फिर इसका जिम्मेदार अल्लाह है। ये जो पूरी दुनिया में आतंक हो रहा है, जहां देखो अल्लाह अकबर कह के आप बम फाड़ रहे हैं, आप ये कत्लेआम कर रहे हैं। इनका काम, इनको रोजी रोटी इस पे चलती है। राना अयूब वॉशिंगटन पोस्ट पे लिख रही है धबाधब और कह रही है कि जिस कांस्टेबल ने उन 3 मुसलमानों को मारा वो हेट क्राइम है और उसको इंडियन एंकर एक मेंटली डिस्टर्ब्ड आदमी कह रहे हैं। खुदा के वास्ते कांस्टेबल अगर मुसलमान होता तो आप उसको अल कायदा से जोड़ देते। ओ भाई साहब, उस हरियाणा में मुसलमानों ने ही मारे हैं पुलिस वालों को, किसी ने अल कायदा नहीं कहा। सबको पता है कि सारे ही अल कायदा हो तुम लोग। तो अजीज दोस्तों, मैं ये बता दूं कि ये झगड़ा मुसलमान हिंदू का नहीं है, ये झगड़ा हिंदू क्रिश्चियन का नहीं है, ये झगड़ा हिंदू सिख का नहीं है। ये इंटरनेशनल एक साजिश है जो भारत को कम्युनल डिवाइड में लाना चाह रहे हैं। मुसलमान टेररिज्म जो कर रहे हैं वो पूरी मुसलमान कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। मेजॉरिटी दब के रहते हैं, जो कि इनका कसूर है। उनको खुल के सामने आना चाहिए। जब हरियाणा में हिंदुओं के उस पर वो हुआ, पथराव हुआ, तो मुसलमानों को, हरियाणा के मुसलमानों को निकल के आना चाहिए, मेजॉरिटी को, अपने ही लोगों के खिलाफ। हिंदू लिख रहा है, वायर लिख रहा है कि हिंदुस्तान में ये सब हो रहा है, मुसलमान लाइफ इन इंडिया इज इन डेंजर, वायर लिख रहा है। अजीज दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है। थैंक यू वेरी मच अजीज दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।